मैं सुनीता द्विवेदी प्रस्तुत करने जा रही हूँ अपनी नई कहानी नन्ही सी ध्रुवी। सुमन अभी अभी अपनी ससुराल से आई थी। माँ कहती है, सुमन जरा कुछ मीठा खा ले, ससुराल से आई है, फिर हाथ पैर धो ले, मैं तेरे लिए खाना परोसती हूँ। सुमन, नहीं माँ, मैं अभी आई, जरा पद्मनी से मिलाऊं। माँ, अरे ठहर जा, पद्मनी भागे थोड़ी जा रही है, कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके आई है, अब तो कुछ दिन ठहरेगी। सुमन, नहीं माँ, मैं तो सिर्फ उससे मिलने ही भागी चली आई हूँ, 5 सालों से नहीं मिले पद्मनी से। माँ बेटी, थोड़ा उन लोगों का व्यवहार हमारे प्रति अच्छा नहीं है, इसलिए डरती हूँ तू अब ससुराल वाली है, कुछ ऊंच नीच ना बोल दें। सुमन, माँ तुम बहुत सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अपनी सहेली से मिलूंगी और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है। सुमन उठकर दौड़ लगाती हुई भागकर पद्मनी के घर पहुंचती है और बाहर से ही आवाज लगाती हुई, पद्मनी, पद्मनी कहाँ हो? तभी, अरे सुमन धीरे बोल, पद्मनी के बाबूजी बैठक में कुछ लोगों से बातें कर रहे हैं, तू यहीं ठहर, मैं बुलाती हूँ उसे। सुमन बाहर ही ठहर जाती है। लगभग आधा घंटा सुमन वहीं इंतजार करती है, खड़ी रहती है, कभी अंदर झांकती, कभी एक कदम पीछे, कभी बाएं कभी दाएं होती है। फिर अचानक सामने से पद्मनी आती हुई नजर आती है। सुमन उसे देखकर बड़ी व्याकुलता से उसकी ओर देखती है। दोनों आपस में गले मिलती हैं, दोनों की आंखें अश्रुओं से भरी होती हैं। सुमन, तेरा कब से इंतजार कर रही हूँ, कहाँ थी? अरे मुझे तो जैसे ही अम्मा ने बताया, मैं एक पल भी न रुकी, तुरंत ही चली आई। सुमन, कोई बात नहीं, मैं अभी आई हूँ ससुराल से और सीधे तुझसे मिलने भागी चली आई। पद्मनी, अच्छा किया, इसलिए ही तो मैंने तेरे भाई से बोला था तुझे खबर पहुंचा दे। पूरे 5 साल हो गए हम नहीं मिले, और तू तू तो बहुत बदल गई है, साड़ी पायल इतनी सारी चूड़ियाँ। सुमन, हाँ, अरे शादी हो गई मेरी, ससुराल में ऐसे ही रहना पड़ता है। अच्छा चल, हम अपनी पसंदीदा जगह चलते हैं। पद्मनी, अम्मा से पूछ कर आती हूँ। अम्मा, अम्मा कहाँ हैं आप? हाँ पद्मनी, क्या हुआ? पद्मिनी, अम्मा हम आम के बगीचे घूम कर आते हैं, बहुत दिनों बाद हम दोनों सहेलियां मिले हैं। अम्मा, जल्दी आना लौट कर, तेरे बाबूजी को सुमन के साथ तेरा ज़्यादा घूमना न पहले पसंद था और न अब है। पद्मनी, ठीक है अम्मा, हम जल्दी आ जाएंगे, आप तो जानती ही हैं मेरी एक ही तो सहेली है। अम्मा, ठीक है, जाओ, बस जल्दी आने का ध्यान रखना। पद्मनी सुमन के साथ आम के बगीचे की ओर चल पड़ती है। बहुत दिनों बाद दोनों सहेलियां हाथों में हाथ डाले, सारी दुनिया से बेखबर, स्वच्छंद हवा को महसूस करती, उड़ते पक्षियों को देखती बगीचे की ओर चल पड़ती हैं। पद्मनी, सुमन तुझे याद है बचपन में हम सारी दोपहरी यहीं आम के बगीचे में घूमा करते थे? सुमन, हाँ याद है, और तेरे बाबूजी तुझे कितना डांटते थे। पद्मनी, हाँ कहते थे सारी दोपहरी घूमती हो, न पढ़ाई न लिखाई, बस खेल ही नजर आता, थोड़ी सभ्यता भी सीखो, तुमने ऊंचे कुल में जन्म लिया है, तुम संस्कार सीखो, घर का कामकाज सीखो, इस सुमन की तरह गंवार बने रहना चाहती हो क्या? मुझे बहुत खराब लगता था सुमन तुम्हारे प्रति ऐसा दुर्व्यवहार। सुमन, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, तुम मुझे अपनी अच्छी सहेली मानती थी, हम दोनों के बीच जो रिश्ता था विश्वास, अपनेपन और भरोसे का, वो महत्वपूर्ण था। सुमन कहती है, हम थे ही नीची जाति के और तुम ब्राह्मण, और गांव में छुआछूत ज़्यादा ही मानते हैं। पद्मनी, अरे हाँ, अगर तेरे दुपट्टे से भी अगर पानी से भरा मिट्टी का घड़ा छुल जाए तो तूफान खड़ा हो जाता था मेरे घर में तो। अम्मा जितना चिल्लाती थी उतना ही जोर से घड़ा फोड़ देती थी। सुमन, तेरी दोस्ती के लिए कुछ भी मंजूर था मुझे। पद्मनी, हाँ, तू तो 2-2 घंटे धूप में बैठी रहती थी, क्योंकि हमारी रसोई छत पर थी और तुझे अंदर आना मना था। तूने घंटों छत पर बैठकर मेरा इंतजार किया है। सुमन, हाँ, तुम्हारी अम्मा का कहना जो था कि पहले सारा खाना बनाओ और फिर खेलने जाना, फिर क्या था, मुझे तो इंतजार करना ही था। इसके साथ साथ तू मुझे बाहर छत पर गरम गरम अपने हाथों से बनी रोटियां भी तो खिलाती थी। मुझे तो गरम धूप भी बड़ी मज़ेदार लगती थी, क्योंकि उसके बाद हम शाम तक साथ खेलते थे, साथ रहते थे। पद्मनी कहती है, याद है तुझे जब तुझे तेरी ससुराल वाले देखने आए थे, हम लगभग 9 साल के रहे होंगे, तुम मेरे पास आई थी दौड़ लगाती हुई। अरे पद्मनी, मुझे मेरी ससुराल वाले देखने आ रहे हैं और मेरी माँ ने कहा है कोई अच्छी फ्रॉक पहन लो, मेरे पास तो कोई नई फ्रॉक नहीं है। हाँ हाँ, तब तुमने अपनी सबसे नई फ्रॉक घेर वाली मुझे पहना दी थी, कितनी सुंदर फ्रॉक थी वो।
पद्मनी, लेकिन उसके बाद जो हंगामा हुआ था। सुमन, मत याद दिलाओ, तुझे बहुत मार पड़ी थी। हाँ, और अम्मा बाबूजी ने बहुत चिल्लाया भी था। क्यों दे दी अपनी नई फ्रॉक, इतनी महंगी थी, और सुमन को पहना दी। अब उससे वापस भी नहीं ले सकते, उनका पहना कपड़ा हम नहीं पहन सकते। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था कि अब वापस नहीं लेनी पड़ेगी फ्रॉक, और तू उसे पहन पाएगी। दोनों सहेलियां बातें करते हुए बाग में पहुंच जाती हैं। आम के बड़े बड़े वृक्षों के नीचे बैठ पत्तों के बीच से आने वाली हवा के झोंकों को महसूस करती हैं। पद्मनी कहती है, सुमन तू ठीक है, तेरी ससुराल वाले ठीक हैं, और तेरे पतिदेव कैसे हैं? शादी के वक्त तो बहुत दुबले पतले छोटे थे। जब उनका पान का रस होंठों के बगल से टपक रहा था, हमारे चिढ़ाने पर कैसे भागे थे रोकर। सुमन, हाँ, तब ना मुझे ज्ञान था और ना उन्हें। बहुत जल्दी कर दिया था हमारा विवाह। 14 साल की थी तब गौना कर दिया था माँ ने। मैं तो थक जाती थी काम करते करते। बस ये समझो सब अच्छा है, और राम तो बहुत अच्छे हैं। अब तो पढ़ाई खत्म करके गांव आ गए हैं, अब मुझे अकेला नहीं रहना पड़ता। पद्मनी, तेरे पति तो सुना है इंजीनियर बन गए हैं। गांव में सभी बातें कर रहे थे, बांध की मरम्मत करते हैं। सुमन, हाँ, बहुत होशियार हैं। मुझे बड़ा गर्व है उन पर कि वो मेरे पति हैं। पद्मनी, सुनकर अच्छा लगा। तेरे लिए जो निर्णय लिए गए सही रहे। और और तेरी एक बेटी है, कहाँ है वो? उसे साथ लाई या नहीं? सुमन, अरे साथ लाई हूँ। उसे तो भैया ने ले लिया था, और तुझसे मिलने के चक्कर में मैं तो उसे भूल ही गई। क्या नाम रखा है उसका? सुमन, ध्रुवी है उसका नाम। और तू सुना, वहाँ शहर में तुझे कोई मिला, पसंद आया? मेरी माँ बता रही थी कि तुम्हारे बाबूजी तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, जल्दी ही तेरी शादी कर देंगे। पद्मनी, मुझे नहीं करनी शादी। सुमन, क्यों, ऐसा क्यों बोल रही है? पद्मनी, बाबूजी का विरोध मैं कर नहीं सकती, और बिना जाने पहचाने शादी के लिए हाँ भी नहीं कर सकती, और जो मुझे पसंद है उससे इस जन्म में मेरा रिश्ता नहीं हो सकता। सुमन, अरे क्या तुझे कोई पसंद आ गया? पद्मनी के चेहरे पर एक अलग सा नूर था, आंखों में चमक थी, थोड़ी झुकी निगाहों से। हाँ सुमन। सुमन पद्मनी को गले से लगाकर, मैं बहुत खुश हूँ। कौन है, क्या नाम है? अभिमन्यु नाम है उसका, लेकिन ब्राह्मण नहीं है। सुमन, अरे फिर तेरे घर वाले तो कभी ना मानेंगे, ऐसा क्यों किया तूने? पद्मनी, प्यार सोच समझ के थोड़ी ही होता है, जब जिससे होना होता है हो जाता है। अभिमन्यु मेरी जिंदगी है, मैं हर एक पल में खुद को उसके साथ महसूस करती हूँ। सुमन थोड़ा निराशापूर्ण आवाज में, पद्मनी मैं खुश नहीं हूँ, मुझे एहसास है इस रिश्ते में तू दर्द ही सहन करेगी। शाम ढल रही थी, पक्षी अपने अपने घर वापसी को उड़ान भर रहे थे। पशु अपने परिवार के साथ वापस लौट रहे थे। बादल काली घटाओं के रूप में घिर आए थे। पद्मनी कहती है, सुमन घर चलते हैं, लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। सुमन, हाँ चलते हैं, कल सुबह मिलेंगे, क्योंकि शाम तक मुझे वापस जाना होगा, मेरे राम मुझे लेने आ रहे हैं। अरे इतनी जल्दी जाएगी? हाँ, क्या करूं, उनकी माताजी की तबीयत ठीक नहीं है, और राम को बांध की मरम्मत के लिए जाना पड़ता है, कई जगह का ठेका ले रखा है उन्होंने। पद्मनी सुमन के गले लगती है और अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती। मुझे तुझसे बातें करनी थी बहुत सारी, इतना कम वक्त लेकर आई है तू। सुमन, अरे मैं राम से बात करूंगी, तेरे पास जल्दी ही वापस आऊंगी, तू अपना ख्याल रखना। पद्मनी, ठीक है, अब चल घर। दोनों बहुत तेजी से भागती हैं घर की ओर, लेकिन बड़ी बड़ी बूंदों के साथ बारिश शुरू हो जाती है। दोनों घर पहुंचते पहुंचते भीग जाती हैं। पद्मनी के बाबूजी दरवाजे पर ही, घूम आई उस सुमन के साथ, तुम क्यों नहीं समझती, उसमें और तुम्हारे में बहुत फर्क है। उसके साथ तुम अपना स्तर नीचा कर रही हो, कोई बराबरी नहीं है उसकी और तुम्हारी, ना तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी है, और अब तुम स्नातक हो गई हो। ऐसे चाहे जहाँ घूमना उचित नहीं है तुम्हारा। मुझे लगता है आज तो बारिश रुकेगी ही नहीं, बहुत तेज बादल उठे हैं। अभी अभी गांव के सारे वरिष्ठ लोग बैठ कर गए हैं। गांव के बाहर जो बांध बना है उसमें समस्या आ रही है। अगर इस बरसात में लगातार बारिश हुई तो शायद बांध के 5-6 गेटों को नुकसान पहुंच सकता है। पद्मनी, अरे बाबूजी, सुमन के पति राम भी तो बांध के स्पेशलिस्ट हैं, उनसे कुछ मदद ले लीजिए। अरे तुझे सिर्फ सुमन दिखती है, वो क्या जाने निम्न श्रेणी का इंजीनियर है। मैंने शहर से बड़े इंजीनियर को बुलाया है, देखो शायद सुबह तक आ जाए।
पद्मनी सुनकर बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। वर्षा बहुत तेज हो रही थी, बादलों की गड़गड़ाहट, लग रहा था आज बादल सारा पानी उड़ेलने के लिए तैयार हैं। पद्मनी कपड़े बदलने के पश्चात अपने कमरे की खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रही थी। आज उसे लग रहा था जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो गया हो। उसने सुमन से अपने दिल की बातें कह दी थी। गलियों से वर्षा का जल बहने लगा था। बाहर लोग टॉर्च और लालटेन लेकर घूम रहे थे, शायद किसी चर्चा के लिए एकत्रित हो रहे हों। पद्मनी नीचे आती है और अम्मा से, अम्मा क्या हुआ, क्यों लोग एकत्रित हो रहे हैं? अम्मा, लगता है कुछ बड़ी परेशानी है। लगभग सभी ग्रामवासी घबराए हुए से घूम रहे हैं। अभी बाबूजी बाहर खड़े हैं, चर्चा हो रही है। पद्मनी, चलो हम बाहर चलकर देखते हैं। अम्मा, नहीं, बाहर पुरुष वर्ग एकत्रित है, हम महिलाओं का जाना उचित न होगा। पद्मनी, माँ, अब दुनिया बदल गई है, लोगों ने पुरुष और महिला के बीच का अंतर खत्म कर दिया है। अम्मा, अरे हमारे गांव में अभी भी ऐसा नहीं है। पद्मनी, अम्मा मैं तो जा रही हूँ, जब हमें अपने विचार ही नहीं रखने तो क्यों पढ़ाया लिखाया जाता है। और बाहर की ओर जाती है। सभी लोग घर के बरामदे में खड़े थे। मुखिया जी, भाई सभी लोग बताएं क्या किया जाए, वर्षा नहीं रुक रही और बांध की हालत बहुत जर्जर है। ठाकुर साहब, हालत तो सच में खराब है, सुबह तक भी अगर इंजीनियर आ जावे तो कुछ हो सकता है, वरना बांध तो टूटना निश्चित है और उसके बाद जो होगा भगवान ही मालिक है। पास के 4 गांव तो पूरे खत्म हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा खतरा तो हमारे गांव को है। बाबूजी, भाई इंजीनियर ने सुबह का समय दिया है, आ जाए बस यही प्रार्थना करिए और बांध के पास चलते हैं, सही स्थिति का पता रहेगा और बच्चे बूढ़ों को गांव के बाहर पहाड़ी पर पहुंचा दिया जाए, वहां सभी सुरक्षित रहेंगे, जान बचेगी तो सब दोबारा आ जाएगा। पद्मनी बीच में टोकती है, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। पद्मनी के बाबूजी, तुम चुप रहो, हम सब बड़े सोच रहे हैं। तभी मुखिया जी, अरे बोलने दीजिए बिटिया को, बोलो क्या कहना चाहती हो। काका, मेरा कहना है कि सुबह होते होते तो जल का स्तर बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए गांव के जनमानस को पहले सुरक्षित कर दिया जाए और सुमन के पति राम अभी अभी आए हैं, उनसे मदद ले ली जाए तो बांध को टूटने से रोक सकते हैं। बाबूजी, उसे क्या आता है, थोड़ी बहुत जानकारी है उसे, मैंने शहर से बुलाया तो है इंजीनियर, सुबह 4 बजे तक आ जाएगा। मुखिया जी, अच्छा हम इंजीनियर का इंतज़ार कर लेते हैं। पद्मनी शांत हो जाती है, लेकिन बाहर आकर अपनी हम उम्र लड़के लड़कियों के साथ सभी को एकत्रित करने में लग जाती है। वर्षा बहुत तेज हो रही थी, 4 बज गए थे, इंजीनियर का कोई अता पता नहीं था। तभी आवाज़ आती है, अरे बांध का एक दरवाज़ा टूट गया, पानी बाहर आ रहा है। सभी लोग आशंकित हो जाते हैं, अब क्या होगा। तभी पद्मनी कहती है, हम राम के साथ बांध पर जा रहे हैं, कुछ तो करना ही होगा। सभी लोग बांध की ओर पहुंच रहे थे। पास की ऊंची पहाड़ी पर सभी बड़े बूढ़े बच्चे एकत्रित हो रहे थे। सुमन भी साथ जाती है, उसकी छोटी सी नन्ही बेटी ध्रुवी वो भी साथ जाती है। राम जी बांध के दरवाजे को ठीक करने में लग जाते हैं। बांध से एक छोटा रास्ता बनाकर पास की नहर में जोड़ने का प्रयास करते हैं। सभी स्त्री पुरुष अपना अपना योगदान दे रहे थे। सुमन और सुमन के पति राम पूरी सूझबूझ के साथ बांध को रोकने का प्रयास कर रहे थे। सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, बस इस आपदा से मुक्ति मिल जाए। गांव के सभी प्रतिष्ठित लोग सुमन, पद्मनी और राम की तारीफ किए जा रहे थे। आज न जात पात न ऊंच नीच नजर आ रही थी, आज सिर्फ इंसानियत दिख रही थी। बांध पूरी उफान पर था, सभी लोगों को उसके पास से हटाया जाता है। राम पूरे मनोयोग से बांध को ठीक करने में लगे थे। सुमन को पति की चिंता थी, सुबह उनके करीब ही थी। बांध का दूसरा दरवाजा भी खुल जाता है। सारे खेत भर चुके थे, पानी घरों तक पहुंच रहा था। अब कोई भी घर गृहस्थी बचाना नहीं, सिर्फ जान बचाना चाह रहा था। अगले 2 दरवाजे भी, लगता था वर्षा नहीं रुकी तो अगले 2 दरवाजे भी खुल जाएंगे, तब तो जनमानस पशु कुछ न बचेगा। सभी आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे थे, बस वर्षा रुक जाए। तभी बांध के तीसरे दरवाजे पर पानी का जोर पड़ता है और तीसरा गेट खुल जाता है। राम का हाथ छूट जाता है। सुमन को भी पानी का एक झटका लगता है और दोनों पानी में बहने लगते हैं। चारों ओर हाहाकार मचने लगती है, सभी उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वर्षा थोड़ी कम हो जाती है, लगता है इस भयावह स्थिति को देखकर भगवान को भी दया आ गई है। लेकिन जब तक चारों ओर शांति होती है, सुमन और राम एक साथ पत्थर से टकरा जाते हैं।
उस समय तक राम ने 2 दरवाजे पूरी तरह से मरम्मत कर लिए थे। सभी गांव वाले उस स्थान तक पहुंचते हैं जहां राम और सुमन फंसे हुए थे। लोग उन्हें बाहर खींचते हैं। राम इस समय दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। सुमन के सर से बहुत रक्त बह रहा था। पद्मनी उसकी बेटी ध्रुवी को लेकर पहुंचती है। ध्रुवी भी अपनी माँ को देखकर उसकी ओर भागती है। वहां उपस्थित सभी लोग इस दृश्य को देखकर अपने अश्रुओं को नहीं रोक पा रहे थे और बार बार उनके मुंह से निकल रहा था, हमें बचाने के लिए राम ने अपना बलिदान दे दिया। सुमन बहुत धीमी आवाज में, पद्मनी, मेरा बचना संभव नहीं है। पद्मनी, ऐसा मत बोल, हम सभी डॉक्टर के पास चलते हैं, तेरा इलाज होगा, तू ठीक हो जाएगी। और तू ध्रुवी की चिंता ना कर, ध्रुवी मेरे पास रहेगी सुरक्षित। तभी सुमन ध्रुवी के सर पर हाथ रखती है, जैसे अपनी बेटी को आशीर्वाद दे रही हो। सुमन की आंखें खुली ही रहती हैं, पर दिल धड़कना बंद कर देता है। पद्मनी उसकी आंखों को अपने हाथों से बंद करती है और उसकी बेटी ध्रुवी को गले से लगाती है और उसी स्थान पर खड़े होकर, मैं सुमन की बेटी ध्रुवी के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी लेती हूँ और इस नन्ही सी ध्रुवी को अपनी बेटी मानती हूँ। पद्मनी के बाबूजी पद्मनी के सर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, हम सब सुमन और राम के बलिदान को कभी नहीं भूल पाएंगे। और पद्मनी और ध्रुवी को अपने गले से लगाकर कहते हैं, मेरी नन्ही सी ध्रुवी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं आपके अंतर्मन को छू लेने वाली मेरी नई कहानी के साथ।